हेलो बच्चा पार्टी। होप सब लोग बढ़िया से होंगे, अच्छे से। जो लोग बच्चे कश्मीर के हैं उनको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। एक छोटी सी शुरुआत की है। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने पहले भी डिमांड की थी कि आप अपने वीडियो लेक्चर अपलोड कर दीजिए। और मेरे पास एक बोर्ड और एक छोटा सा मार्कर भी था, क्योंकि मैं पहले अपनी खुद की कोचिंग में पढ़ाता था। लेकिन लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास एक स्टैंड नहीं था मोबाइल को या फिर आईपैड को रखने के लिए। ना ही कोई ऐसा पर्सन था कि जिसको मैं कह सकूँ कि वो पकड़ करके उसको रिकॉर्ड कर सके। फिर किसी मेरे दोस्त ने सजेशन दिया कि आप इस पर स्क्रीन रिकॉर्डर से बना सकते हैं, तो मैंने कोशिश की है। और कि कुछ दिनों में नीट का एग्ज़ाम होने वाला था 3 मई को, अप्रैल में जेईई मेंस का एग्ज़ाम होने वाला था, और 17 मई को जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होने वाला था। लेकिन कोरोना की वजह से अभी पोस्टपोन्ड हो गए हैं और एक अनसर्टेन डेट तक ये शिफ्टेड हो गए हैं। एक हम एवरेज अगर लेके चलें तो कम से कम महीने भर का टाइम ज़रूर लगेगा इसके लिए, एग्ज़ाम होने के लिए। तो मेरी कोशिश यही है कि इस महीने भर के एग्ज़ाम में जो बच्चे जेईई मेंस की, नीट की या फिर एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे 12th पास आउट हैं, तो उनके लिए ज़्यादा फोकस है मेरा, जिसमें मैं कोशिश ये करूँगा कि जो कॉन्सेप्ट है उसको समझाया जाए। प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस हैं जो आईटी से हों, नीट से हों, जेईई मेन से हों, उनको समझाया जाए। और क्योंकि इस छोटे से पीरियड में मैं सारे के सारे टॉपिक्स को तो डिटेल्ड तरीके से कवर नहीं कर सकता हूँ, जैसे हम क्लास में करते हैं, उनको लिखवाते हैं, बोलते हैं, ये सारी चीज़ें तो नहीं हो सकती हैं। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो आ सकते हैं, वो और साथ के साथ उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें जो 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक उठाऊँगा, अगर वो क्लास 12th में से हो या फिर क्लास 11th में से हो, तो साथ के साथ उन बच्चों का वो टॉपिक भी डिस्कस होता रहेगा। उनके दिमाग में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से क्वेश्चन में अप्रोच हमें रखनी है क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। तो ना साथ के साथ जो 11th और 12th के बच्चे हैं वो उन चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को किसी नोट्स की ज़रूरत है तो मैं उसको नोट्स भी प्रोवाइड करा सकता हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी में से करंट मैकेनिज्म। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब हम 12th पोर्शन की बात करते हैं और उसमें से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पोर्शन की बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि 12th क्लास में से हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में से काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर ना केवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, साथ के साथ ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन एज वेल एज प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड में इससे रिलेटेड काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज एक्सपेरिमेंट, मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन एक्सपेरिमेंट, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे ऑपरेटर्स ऐसे होते हैं जैसे बैटरी, अमीटर, वोल्ट मीटर। इन सब के बारे में भी एग्जामिनर आपसे सवाल पूछ सकता है। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर आपको बहुत सारे बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी देता है। अब आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है करंट मैकेनिज्म, और इस टॉपिक में मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब एक कंडक्टर में हम लोग बैटरी को लगाते हैं, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई करते हैं, तो ऐसा क्या होता है कि करंट का फ्लो होने लगता है। करंट मैकेनिज्म को समझना बहुत ही ज़रूरी है। करंट मैकेनिज्म इस चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेस है। जब आप इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं, तब आगे आने वाले टॉपिक्स जैसे ओम्स लॉ, केसीएल, केवीएल, बैटरीज कॉम्बिनेशन,
रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन, मीटर ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इस तरह की चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ना केवल ये 12th क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर आप क्लास बीटेक की तरफ जाते हैं या फिर आप बीएससी करते हैं, तो जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से बीटेक करते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल से बीटेक करते हैं, तो उनका पूरा का पूरा जो बीटेक का जो बेस है वो सारा का सारा इस 12th क्लास की फिजिक्स पर रखा हुआ है, जिसमें से करंट इलेक्ट्रिसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, चलिए जब हम एक एटम की बात करते हैं तो हम उसमें पाते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर बहुत सारी ऑर्बिट्स या शेल्स हैं। हम देखते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जहाँ पे प्रोटॉन एक पॉजिटिव पार्टिकल है और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल पार्टिकल है। और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स 3 डायमेंशनल स्पेस में चक्कर से लगाते रहते हैं, जिसको केमिस्ट्री में हम बड़े अच्छे से श्रोडिंगर इक्वेशन से जानते हैं, समझते हैं। अब एक एटम में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं होता है। जैसे हम सिंपलेस्ट हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। लेकिन हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड उस पर जाएँ और हायर ऑर्डर पर जाएँ तो देखते हैं कि कुछ हमारे पास एटम बहुत सारे इस तरह के हैं कि जहाँ पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। और हम केमिस्ट्री में जैसा हम पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है, तो 2 8 के एक तरीके से ये चलते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वाले शेल में 2 होने चाहिए, फिर 8 इस तरह से, और लास्ट वाले में 8 होने चाहिए। तो हम एक जनरल उसका लेके चलते हैं। जो हमारे पास आउटर मोस्ट शेल होता है, आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं सोडियम की बात करता हूँ, तो जो सोडियम एटम होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। और जब इसका हम डायग्राम बनाते हैं तो एक ये प्रोटॉन जिनका नंबर 11, फिर ये न्यूट्रॉन, फिर ये एक इलेक्ट्रॉन, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर उसके बाद हमारे पास एक लास्ट इलेक्ट्रॉन बचता है, ये वाला। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर में हमारे पास हम देखते हैं कि कंडक्टर होता है। कंडक्टर में बहुत सारे एटम्स होते हैं। अब एटम्स का जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा लूजली बाउंड होता है।